हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी से टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट में आए हुए हैं। उन्हीं की ये एक श्रृंखला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के ज़रूर बैठिए। जो भी चीज़ें आपको नई लगती हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करिए और बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और पढ़ते हैं और देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया। रेजिडेंट का मतलब होता है अपने कुछ कर्मचारी वहाँ रख दिए जो उसकी जो संधि है और युद्ध है इनसे संबंधित चीज़ों की जानकारी रेजिडेंट के माध्यम से ही उसको करना पड़ता था। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो पहले का राइट जवाब क्या होगा बताइएगा। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, बिल्कुल सही है। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे, बिल्कुल सही है। अब आते हैं ऑप्शन पर। कह रहा है कि सही आंसर क्या है, केवल एक केवल दो। तो हमने देखा 1 और 2 हमारे दोनों सही हैं, तो राइट जवाब आपका सी वाला हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे सही हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कह रहा है, पढ़िए और समझिए। कह रहा है प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल सही है, वो बदल गया था। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन पर आते हैं। कह रहा है कौन से कथन सही हैं, तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन हैं, राइट जवाब दीजिए। चलिए बताइए, तीसरे क्वेश्चन का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों में सफाई देनी पड़ी थी, बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, ये भी कथन सत्य है। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई, ये भी कथन आपके सही हैं। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, इसीलिए आपका राइट जवाब डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राइट जवाब दीजिए। इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी, बिल्कुल ठीक है। विलय नीति
इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय नहीं, सबसे अंत में अवध का विलय किया गया था। ठीक है, और कैसे किया गया था? कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था। तो केवल एक सही है, दूसरा आपका गलत है, तो पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आपके कथन हैं और आपको जवाब देना है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालिकाता गांव की जमींदारी खरीदी थी, जो बाद में कलकत्ता बना। बिल्कुल सही है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। ये दूसरा कथन गलत है, तो पहला सही और दूसरा गलत, तो केवल और केवल पहला ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कह रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं, उसका जवाब आपको देना है कि कौन सा जवाब सही है। आइए देखते हैं, तीनों कथन पढ़ते हैं, तब देखते हैं सही कौन सा है। मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे। बिल्कुल सही है, 4 युद्ध हुए थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। बिल्कुल सत्य है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वॉडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। ये भी सही है, क्योंकि इसमें चौथे में टीपू मारा जाता है। तो आपके तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो आपका राइट जवाब डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? ऑप्शन में है रानी चेन्नम्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। रायन्ना और ए और बी दोनों, तो ये दोनों की दोनों हैं, तो ए और बी आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और 8 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। बिल्कुल सत्य है, ये भी कथन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। बिल्कुल सही है, तो तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और राइट जवाब देना है। वॉरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की। बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है, दोनों कथन आपके सही हैं, तो राइट जवाब सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा? कह रहा, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था, ये भी सही है। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए
डचों की सहायता नहीं ली थी, फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। ये कथन याद रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो पहला राइट जवाब होगा केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली वाले ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, बाकी इनको गलत काटिए। पुर्तगाली के बाद आए थे डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और 12 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा? कह रहा है मराठाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके सही जवाब दीजिए। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया। बिल्कुल सही है। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध साल 22 की संधि से समाप्त होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास विठौर में पेंशन देकर के भेज दिया गया था। ये कथन आपका सही है। तो 1, 2 और 4 आपका सही है। तो 1, 2 और 4 सी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है बक्सर के युद्ध के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया था। गलत है। अगला, इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ये भी गलत है। अगला, इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। केवल तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो केवल तीसरा आपका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। बिल्कुल सही है। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम ना दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। ये भी सत्य है। तो आपके तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन पे आते हैं, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और 15 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दे दिया, परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। ये गलत है। केवल एक आपका सही है, सिक्का ढालने का भी अधिकार नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं और 16 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। और कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिम हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। ये भी कथन सत्य है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो राइट जवाब पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कह रहा है कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है? आपको राइट जवाब देना है। तो सबसे पहले आपके मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, बी वाला राइट जवाब हो जाएगा।
क्रम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और 18 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कह रहा बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल सत्य, इसके पहले वो ब्रिटेन से सोना लाते थे। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को द गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? तो ये यात्री पुर्तगाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? बताइए, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन सा था? शाहजहां नहीं था, अकबर नहीं था, जहांगीर भी नहीं था, तो कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21, काजी का मतलब क्या होता है? काजी का मतलब न्यायाधीश होता है, ये न्याय का काम करता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22, फरमान क्या था? आपको बताना है फरमान क्या होता था। तो फरमान एक शाही भोजन था नहीं, एक शाही कपड़ा था नहीं, फरमान क्या था? एक शाही जुलूस था नहीं, एक शाही आदेश होता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया? तो वो किया गया था 1651 में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में किस चार्टर मतलब किससे चार्टर हासिल किया था? आपको बताना है। 58 का राइट जवाब महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। विक्टोरिया मत लगा देना भैया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? 1498 ईस्वी में वास्को द गामा के द्वारा हुई थी। 26 पर चलते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था, याद रखिएगा। कलेक्टर की पदवी कब आई? 27 का आपको राइट जवाब देना है। तो 1771 में ही कलेक्टर की पदवी आई थी। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? 28 का राइट जवाब दीजिए आप लोग, कहाँ के शासक थे? तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, कोलकाता का पुराना नाम क्या है? तो कोलकाता का पुराना नाम है कालीकाता, ठीक है। चलिए, नवाब मुर्शीद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। पलाश के फूलों से क्या बनाया जाता था? पलाश के फूलों से गुलाल बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? तो गुलाल बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, पंजाब कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 1849 में, ठीक है। चलिए, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बनता है? तो नवाब बनता है सिराजुद्दौला, ठीक है। चलिए, सिराजुद्दौला कब नवाब बना? तो आपको जवाब देना है 34 का। सिराजुद्दौला कब नवाब बना? तो 1756 में, ठीक है। चलिए, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। अगला क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो मीर जाफ़र की गद्दारी, ठीक है। गद्दारी, जो मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी, वही इसका मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? तो मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान बंगाल का अगला नवाब बनता है। प्लासी का असली नाम क्या है? जो प्लासी है उसका असली नाम है पलासी, क्योंकि यहाँ
पलाश के फूल पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? पलाश के फूल, और जिनसे गुलाल बनता था। क्या बनता था? गुलाल। चलिए, पलासी का मतलब क्या है? पलाश के फूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है। तो अली वर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पलाश के फूलों का रंग कैसा होता था? तो पलाश के फूलों का जो रंग है वो लाल होता था, याद रखिएगा। 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था? तो आपको 42 का राइट जवाब देना है। तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। गुलाल का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है? होली पर किया जाता है। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद नवाब बनता है मीर जाफ़र बनता है। कौन बनता है? मीर जाफ़र बनता है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 45 का राइट जवाब क्या होगा? आपको बताना है। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में, 22 अक्टूबर 1764। अगला है, विलय नीति किसने चलाई थी? तो डलहौजी ने चलाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी उम्र कितने साल की थी? तब वो मात्र 18 साल का था। क्लर्क के पद पर उसकी नियुक्ति हुई थी। कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध रानी चेन्नम्मा ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को द गामा ने 1498 ईस्वी में किया था और सबसे पहले कालीकट पहुंचा था। कालीकट केरल में है। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? आपको जवाब देना है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या की थी और 1774 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में कब मिलाया गया था? तो 1858 में मिलाया गया था, याद रखिएगा। मैसूर और अंग्रेजों में कौन कौन से 2 युद्ध हुए थे? आपको बताना है। 24 का राइट जवाब। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ था? तो भैया एक तो आपका हुआ था 67 से 99, 80 से 84 और 90 से 92, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सहायक संधि कब और किसने चलाई? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली या रिचर्ड वेलेजली ने 1801 में चलाई थी। डलहौजी हड़प नीति चलाया था। हड़प नीति, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, राज्यों की हड़प नीति लेकर के आया था। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, 54 के बाद 55, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टम, जहां उसकी राजधानी थी, वहीं वो मारा गया। 56 पर चलते हैं, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम हारा था। ठीक है, चलिए, सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? तो सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की थी। 58 पर चलते हैं, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जहाज़ों का चित्र किसने बनाया था? आपको बताना है। तो विलियम सिम्पसन था, याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? आपको बताना है 1839 ईस्वी में हुई थी। चलिए चलते हैं 60 पर, सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है। सर्वोच्च अदालत की स्थापना 1774 में हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। कंपनी के व्यापार को ठेस पहुंचने लगे थे। कब ठेस पहुंचने लगा था? तो जब अली वर्दी खान था, मुर्शिद कुली खान था, सिराजुद्दौला था, इन तीनों से। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। सालबाई की संधि कब हुई थी? आपको बताना है। तो 1782 ईस्वी में हुई थी। धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाता है? आपको जवाब देना है, जल्दी से बताइए। जो आपका धर्म है,
जो धर्म है जब उसे राज्य से अलग कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है राजशाही नहीं, लोकतंत्र नहीं, तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। फ्रांस के उपनिवेश देशों के नाम बताने हैं, तो कौन सा है? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। डी राइट जवाब हो जाएगा। ये सभी के सभी हैं। सन 1960 के दशक में फ्रांस में किनकी कमी हो गई थी? 65 का राइट जवाब आपको देना है। तो किसकी कमी हुई थी भैया? वहाँ मजदूरों की कमी हो गई थी, याद रखिएगा। 66 पर चलते हैं। भारतीय संविधान किस धर्म को मानता है? किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है। फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था? तो बनाया गया था, जल्दी आपको बताना है, तो धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल में ना आना। 68 पर चलते हैं और 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो वो है आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया गया। काम का अधिकार भी नहीं है। हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था? तो यहूदियों को सताया था। राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है हमारे संविधान ने। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है? वो है हिंदू धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है? वो है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कौन धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? तो राज्य कुछ सीमित प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? बताना है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय पर्व है आपके देश से संबंधित है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर सभी के सभी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष देश है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? तो हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कुछ प्रावधानों के तहत कर सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है भारत में सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति है? तो बताना है कहाँ है? विधायिका, न्यायपालिका? नहीं, तो ये हमें भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2004 में फ्रांस में किस प्रकार का कानून बनाया गया? कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का डालकर स्कूल नहीं आएगा, ये भी बनाया गया। यहूदी टोपी नहीं डालेगा, धार्मिक प्रतीकों को धारण नहीं करेगा। डी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कई ऊंची जातियां हैं जो निचली जातियों के साथ भेदभाव करती। यहाँ एक शब्द हट गया है, लिख लेना निम्न में। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्या होगा? हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने किस पर पाबंदी लगाई है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने में स्थापित करने की अनुमति देता है। क्या? शिक्षण संस्थान। क्या? शिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। वफादारी की शपथ कहाँ पर ली जाती है? तो वफादारी की शपथ आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में ली जाती है। धार्मिक त्यौहार कहाँ नहीं मनाए जाते हैं? धार्मिक त्यौहार आपका स्कूल में नहीं मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है?
तो बताइए भैया 85 का राइट जवाब दीजिए। अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में है कि 17 में है कि 15 में है? इसका आंसर कमेंट करके दीजिए, बताइए। इसका राइट जवाब होगा आर्टिकल 17। क्या होगा? आर्टिकल 17। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? आपको राइट जवाब देना है। एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए, ठीक। कुछ लोग अपने ही धर्म को अन्य लोगों को ना दबाएं, ठीक। राज्य लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा, ठीक। डी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की वफादारी शपथ में क्या शब्द आते हैं? आपको बताना है। ईश्वर की छत्र छाया शब्द आता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल एक बहुमत वाला राज्य है, तो इजराइल एक यहूदी बहुमत वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता है? जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं? वनोन्मूलन, अतिभरण, रासायनिक उर्वरक, डी सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है? आपको जवाब देना है 29% भूमि पर। अलवण जल कितने प्रतिशत है? तो अलवण जल 2.7% है। अगला क्वेश्चन है, रेगर मृदा किसे कहते हैं? रेगर मृदा काली मिट्टी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? गुलमा नहीं, गुलमा में नहीं है, तो कहाँ है? लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? आपको जवाब देना है। तो जल, वायु, सौर ऊर्जा सभी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उसे बोलते हैं समोच्च रेखीय खेती, ठीक है। चलिए, लवणीय जल कहाँ पाया जाता है? नदी में नहीं, नलकूप में नहीं, महासागरों में पाया जाता है। लवणीय जल कहाँ पाया जाता है? लवणीय जल महासागरों में पाया जाता है। अगला क्या कह रहा है, मृदा निर्माण के कारक हैं। मृदा निर्माण के कारक हैं, क्या होगा इसका राइट जवाब? बताइए जल्दी से। तो मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? बताइए जल्दी से। 100 का राइट जवाब दीजिए। जलवायु है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 23% भूमि कृषि योग्य है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की कौन सी विधियां हैं? बताइए भैया। 103 का राइट जवाब क्या होगा? तो मल्ल बनाना, वेदिका बनाना, समोच्च रेखीय द्वारा उपरोक्त सभी की सभी। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा? याद रखिएगा, का से कपास, का से काली, काली मृदा। अगला क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है स्थलाकृति जनसंख्या प्रौद्योगिकी, उपरोक्त सभी। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।